नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेटेट 2024 से संबंधित यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में, यानी सीडीपी में। सीडीपी क्या होती है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, है ना। आपको बता दें कि ये एक प्रकार का मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 1 से लेकर 8 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देखें। और ये हमारा 9वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है ना। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप जाके अवश्य देखें। अगर आप जेटेट 1 to 5 के लिए या तो 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और विषय क्या है? सीडीपी। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें कुल 30 MCQ होंगे और एक प्रकार का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि नई सिलेबस जारी कर दिया गया है और नई सिलेबस के आधार पर ही ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? नहीं पूछा गया है। मानव व्यवहार का अध्ययन, आप तो जानते हैं पहले चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान जो वर्तमान में है। तो इसका मतलब ये है ना। क्या नहीं है पूछा जा रहा है। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीका का अध्ययन। सीखने के तरीके निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो सीखने के तरीके का अध्ययन और संचार माध्यमों का अध्ययन, ये सभी है। लेकिन विकल्प बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानसिक क्रियाओं का अध्ययन से नहीं है ना। चलिए देर न करते हुए प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जेडपीडी। जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, जो कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र का निम्न में से क्या महत्व हो सकता है, आपको पूछा जा रहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि बच्चों को कितना जल्दी किन चीज़ों को सिखाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि माता पिता या शिक्षक बालकों के साथ तर्कसंगत एवं विशेष 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 के अनुसार भाषाओं का प्रयोग करें तो बालकों में संज्ञानात्मक विकास का अधिक हो सकता है। ये भी सही है। इससे बालकों को हम अनावश्यक मदद करने से बच सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर। तो यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद वाइगोत्स्की ने परस्पर शिक्षण की बात कही है। इसमें एक शिक्षक के साथ 2-4 बच्चों का एक समूह बनाया जाता है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए समूह में किन संज्ञानात्मक युक्तियों का अपनाना चाहिए, बताइए। पाठ से प्रश्न करना, स्पष्टीकरण तथा पूर्वानुमान करना, सारांश बताना, उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, उपरोक्त सभी, है ना। ठीक है। निम्न में से किस दशा में बच्चे अधिक सीखते हैं? निम्न में से किस दशा में बच्चे क्या करते हैं? अधिक सीखते हैं। परस्पर शिक्षण से प्राथमिक कक्षाओं के बालकों का पठन बोध क्षमता बढ़ जाती है। आपसी भेदभाव भूलकर बच्चों को छोटे छोटे समूह में पढ़ना लिखना चाहिए। समूह में विशेषज्ञ छात्रों द्वारा कठिन समस्याओं से समाधान कर देने से कमजोर छात्र का समाधान क्षमता अधिक तीक्ष्ण हो जाता है। उपरोक्त सभी दशाओं में। जी हाँ, इसका भी सही उत्तर उपरोक्त सभी दशाओं में है कि नहीं। उसके बाद अगले प्रश्न संख्या 5। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? बालकों की रुचि के अनुसार, एकदम ये भी सही है। बालकों की आवश्यकता के अनुकूल, जी हाँ, बालकों की रुचि क्षमता एवं योग्यता के अनुकूल। इसका भी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। अमेरिका तथा यूरोप में 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी सुधार आरंभ हुए। इससे शिक्षा की किस नवीन विचारधारा का उदय हुआ, बताइए। प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, साम्यवाद, उदारवाद, बताइए। तो प्रयोजनवाद का, है ना, विचारधारा उदय हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सी शिक्षण की विधि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अनिवार्य है? क्रिया द्वारा सीखना, खेल विधि, परियोजना एवं प्रयोगात्मक विधि, उपरोक्त सभी, बताइए। जी हाँ, उपरोक्त सभी। बहुत सुंदर।
बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में किन तत्वों का समावेश होना चाहिए, बताइए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों का लगाव प्राकृतिक रुचियों से हो, पाठ्यक्रम में क्रियाकलाप शिक्षा की प्रधानता हो, पाठ्यक्रम से बच्चों में एकता का निर्माण हो, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा, उपरोक्त सभी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। बहुत सुंदर। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार, यानी आपको बताना है प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार अनडिसेबल बिहेवियर, है ना, ठीक है, में परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी होती है। अवांछित मतलब बता सकते हैं आप, जो ऐसे व्यवहार जिसे आप नहीं अपनाना चाहते हैं, आपके जीवन में वैसे व्यवहार की आवश्यकता नहीं है ना, जो कि समझदारी का काम उसमें नहीं दिखाता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी को दंड देना चाहिए। तो यहाँ क्या पूछा गया कि इसको परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या हो सकती है, तो विद्यार्थी को क्या आप दंड देंगे। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना चाहिए। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध न करना, इसकी अपेक्षा करना। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, है ना। आप क्या करेंगे, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध न करना। यहाँ पर न नहीं होगा, है ना, उसका प्रबंध करना है। सबसे प्रभावी पद्धति पूछा गया है। अगर बच्चे असामाजिक काम कर रहे हैं और नासमझ वाला काम कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार दिखा रहे हैं जो वैसे व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए, है ना, तो उस वक्त आपको क्या करना है, अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना है और उसका उपचार करना है ना। ठीक। उसके बाद शर्म तथा गर्व, यानी सेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म करते हैं बच्चे और अपने आप में जब अच्छे कार्य करते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। शैशवावस्था में तो ऐसा नहीं हो सकता, बाल्यावस्था, है ना, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। उसके बाद किस व्यक्ति में पूर्व के अनुभव उसके मानस पटल पर किस रूप में विद्यमान रहते हैं, प्रतिमाओं के रूप में, शाब्दिक रूप में, कल्पना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिमाओं के रूप में, है ना, मॉडल के रूप में। चलिए, बालकों के प्रत्यक्ष ज्ञान में वृद्धि होती है कैसी, पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं से, प्रयोग प्रदर्शन से, शैक्षणिक यात्राओं से, उपरोक्त सभी से। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी से। बहुत सुंदर। शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, शिक्षण को प्रभावी शिक्षक बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को उपयोगी, सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो टीएलएम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये सभी के लिए, जैसे प्रभावशाली शिक्षण के लिए, फिर रुचिकर शिक्षण के लिए और सरल के लिए, और साथ ही साथ बच्चों में थोड़ा आनंद आए, बच्चे मनोरंजन के साथ पढ़ सके, इसके लिए टीएलएम का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 15, बच्चे अधिगम के द्वारा स्वयं को वातावरण के अनुकूल समायोजित करते हैं, है कि नहीं। समायोजन में इनका उद्देश्य होता है क्या, आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, दूसरों की मदद करना, चिंतन को दूर करना, विषय का ज्ञान बढ़ाना। बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। बहुत सुंदर। प्रश्न संख्या 16, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का होना चाहिए कैसा, शिक्षकों के अनुकूल, शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल, विद्यार्थियों के अनुकूल, कक्षा के अनुकूल। हम लोग बात करते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, लेकिन उसमें भी यहाँ प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का होना कैसा चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल। आप जिस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी,
शिक्षण अधिगम सामग्री की TLM की बच्चे की रुचि को देखकर उसी के आधार पर यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है, जो आपका एम है, उसके अनुकूल होना चाहिए। ठीक, आगे चिंतन प्रक्रिया में प्रतीक, प्रतीक यानी सिंबल है ना, एक सहायक तत्व है। इसके अंग होते हैं वस्तुओं का चित्र, शाब्दिक वर्णन, वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण, उपरोक्त सभी। क्या होगा? विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है? शारीरिक विकास, अभियोग्यता का विकास, बालकों का विकास, सामाजिक विकास। बताइए। जी हाँ, शारीरिक विकास उनकी योग्यता का विकास को दर्शाता है ना। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास की बात किया जा रहा था, है ना। संज्ञानात्मक विकास यानी कितना बच्चे समझदार है, उनका विचार कैसा है, ये सब आप उनकी अभियोग्यता, उनकी योग्यता के आधार पर ही कह सकते हैं, है ना, उसी को दर्शाता है। और संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है कि अभियोग्यता का विकास, बच्चे कितना परिपक्व है, कितना समझदार है। ठीक, उसके बाद बालकों में भाषा विकास आरंभ होता है कब? 2.5 से 3 वर्षों से, और 4 से 5 वर्षों से, 6 वर्ष से 7 वर्ष तक। बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। बच्चे जब 2.5 साल के होते हैं, 2.5 साल से लेकर 3 वर्षों तक भाषा का विकास होना आरंभ हो जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व चिंतन के लिए अनिवार्य है? किसके लिए? चिंतन के लिए। विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान, अंधविश्वासी होना, संवेगात्मक अनुपस्थिति, लघु समय अवधि। बताइए। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक, बालक विषय वस्तु को समझे बिना रट कर याद कर लेते हैं। क्या करते हैं? विषय वस्तु को बिना समझे रट कर याद कर लेते हैं। आपके विचार से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? बताइए। बताइए क्या होगा? इससे बालकों का ज्ञान यंत्रवत हो जाएगा, इससे उनकी समझ अस्पष्ट होगी, यह विधि चिंतन की मार्ग को अवरुद्ध कर सकेगी या कर देगी, है ना। अवरुद्ध मतलब रोक देगी। उपरोक्त सभी यानी ये तीनों समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा गया है ना। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बताइए। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? जी हाँ, विकल्प सी, चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा तो होती है, सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र होती है, अनुकरण द्वारा सीखते ही हैं शैशवावस्था में, लेकिन चिंतन प्रक्रिया, वो सोचने की क्षमता कम होती है। ठीक है, विशेषता उसकी नहीं है। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष तक, है ना। 6 से 12 वर्ष की जो अवधि होती है वो बाल्यावस्था की होती है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? बताइए। बताइए। मोटो, मोशन, मोटन और मोरसेड। मोरसेड। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? तो मोटम से हुआ है ना। मोटम से क्या बना है? मोटिवेशन। ठीक, निम्न में से कौन छात्रों को अभिप्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति है? प्रशंसा, पुरस्कार, ए और बी दोनों, दंड। बताइए। छात्रों को क्या करना है? अभिप्रेरित, मोटिवेट करना है, तो उसके लिए दंड तो आपका नेगेटिव हो गया। प्रशंसा कीजिए और पुरस्कार दीजिए, यानी सी, विकल्प सी इसकी सही उत्तर हो जाएगा 25 का। ठीक। बालकों की प्रदान की जाने वाली आंतरिक प्रेरणा, प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रेरणा, एक आंतरिक प्रेरणा, है ना। तो बालकों की प्रदान की जाने वाली आंतरिक प्रेरणा होती है नकारात्मक, सकारात्मक, प्रभावहीन, अधिगम विहीन। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम विहीन, है ना। ठीक है। इसके बाद निम्न में से किस तत्व के द्वारा विद्यार्थियों को उचित प्रेरणा प्राप्त हो सकता है? बताइए। उचित प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, बताइए किस तत्व के द्वारा? विद्यालय के उत्तम वातावरण से, ऊंची महत्वाकांक्षा से, मूल्यपरक शिक्षा से, उत्तम भोजन से। बताइए। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा
विद्यालय के उच्चतम वातावरण से। निम्न में से कौन चिंतन का सर्वोत्कृष्ट रूप है? किसका चिंतन का सबसे अच्छा यानी सर्वोत्कृष्ट रूप है? स्वप्न, तर्क, संवेग, कल्पना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तर्क, है ना। अगर आप तर्क करना जानते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, तो इसका मतलब आप चिंतन करने की क्षमता आपके पास विकसित हो चुकी है और चिंतन का ये सर्वोत्कृष्ट रूप है। ठीक। निम्न में से कौन बालक के मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होता है? तर्क, चिंतन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। निम्न में से क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन बालक के मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है? बालक के मानसिक शक्तियों में तर्क, चिंतन, ये सब शुरुआत में तो नहीं होती है, जैसे जैसे वो विकसित हो जाते हैं, है ना, बाल्यावस्था के बाद उनमें तर्क और चिंतन पाया जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक। निम्न में से कौन आगमन विधि की विशेषता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशेष से साधारण की ओर। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये जो है आगमन विधि है। बाकी सभी क्या है? निगमन विधि का विशेषता। चलिए, इस प्रकार आज हम लोगों ने कुल 30 MCQ को देखा, जो कि CDP से संबंधित थे और सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और नए पैटर्न पर आधारित है, नए सिलेबस पर आधारित है। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर, और कुछ सुझाव देना हो तो एक कमेंट, और प्यारा सा कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।